गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है नवंबर 7 2022 और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और फिर से आप आज के लिए कुछ टॉपिक्स लेके आया हूं। देखिए आज हम लोग कौन कौन से टॉपिक करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि इजिप्ट में चल रही है COP27, तो क्लाइमेट फंडिंग के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के बीच में एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला है। तो इसके बारे में बात करेंगे। पहले स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी हुई है स्नो लेपर्ड के बारे में। पीवीटीजीज यानी कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ये ग्रुप्स क्या होते हैं आपको बताऊंगा। एक लिस्ट भी मैंने आपको दिया हुआ है यहाँ पे इनके बारे में, और सारी बातें करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये भी न्यूज में था। फाल्कन हैवी के बारे में हल्का सा बात करेंगे। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार प्रीलिम्स में जो है इस तरह की छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोबारा से रिपीटेड टॉपिक है, रिवीजन हो जाएगा, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, बट आज क्योंकि एक्सप्लेन्ड सेक्शन में आया है इसलिए थोड़ी डिटेल यहाँ पे काफी अच्छी दी गई है। उसके अलावा म्यांमार के अंदर हमारे पड़ोस में जो हो रहा है, म्यांमार में जो मिलिट्री कूप हुआ था, इसके बारे में है बेसिकली आज के एडिटोरियल सेक्शन, और इसको हम लोग थोड़ा कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से अगर आप पढ़ते हो आईआर में, तो इंडिया के हमारे नेबर्स के साथ रिलेशनशिप का टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं, वो आपका जीएस पेपर 3 से है, और एक आधा एडिशनल आर्टिकल है वो हम थोड़ा पढ़ सकते हैं। चलिए ज्यादा डिले बिल्कुल नहीं करते हैं, सीधा करते हैं काम की बात। और आज टॉपिक क्योंकि ज्यादा बड़े नहीं है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स भी नहीं है, तो जल्दी ही एनालिसिस ओवर हो जाएगी, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। क्लाइमेट कंपनसेशन ऑन COP27 एजेंडा। आप यहाँ पे दो वर्ड पे ध्यान दीजिए, क्लाइमेट के ऊपर और कंपनसेशन के ऊपर। कंपनसेशन मतलब क्या होता है कि जब किसी को कोई नुकसान हो जाता है तो आप उसकी नुकसान की भरपाई करते हो, तभी तो कंपनसेशन होता है ना। किसी का एक्सीडेंट हो गया, आपने उसकी भरपाई कर दिया, कुछ और चीजें हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है। किसी भी तरह का कंपनसेशन आपका हो सकता है, राइट। ये क्लाइमेट साथ इसमें वर्ड जोड़ दिया गया, इसका मतलब वो जो नुकसान हो रहा है जिसके बारे में कंपनसेशन देनी है, वो नुकसान क्लाइमेट की वजह से हो रहा है। क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट चेंज। अब इसको थोड़ा इस तरह से समझिए, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ, वो इंडिया में तो नहीं हुआ, डेवलपिंग कंट्री में तो नहीं हुआ, अफ्रीकन कंट्री में तो नहीं हुआ, वो हुआ ब्रिटेन से शुरू हुआ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, यूरोप में गया और वहां से फिर वो अमेरिका में गया, ऐसे ही तो हुआ था ना। तो हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर आप देखो, हिस्टोरिकली दीज कंट्रीज आर मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज, क्योंकि 200-250 साल तक इन्होंने जो भैया गंद मचाया है, जो CO2 को रिलीज किया है, उसका नुकसान हम लोग आज भुगत रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि इन कंट्रीज को कंपनसेशन देना चाहिए, पुअर कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को, इंडिया को, ये जो जितने भी अफ्रीकन कंट्रीज हैं इनको कंपनसेशन दिया जाना चाहिए ना। उसे कहते हैं क्लाइमेट कंपनसेशन। लेकिन ये इस बात को मान ही नहीं रहे हैं। ये बात इनको हम लोग पता कब से बोल रहे हैं, क्योटो प्रोटोकॉल से बोल रहे हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, कमेंट सेक्शन में बताओ क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है। और जिस बच्चे को नहीं पता क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, कब है, तो कमेंट सेक्शन में जाकर दूसरे सेक्शन के कमेंट्स पढ़ें और वहां पे आपको पता चल जाएगा। कुछ और डिटेल आपको जाननी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आपका रिप्लाई मैं वहां पे करूंगा। क्योटो प्रोटोकॉल के टाइम से हम इनको ये बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर आप चाहते हो कि ग्रीन हाउस गैस के रिलीज को कम करें तो आप हमें पैसा दो, हमें फंडिंग दो, और साथ के साथ टेक्नोलॉजी भी दो, क्लीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी। लेकिन वो फंडिंग हमें दे नहीं रहे हैं। ये है सबसे बड़ी बात। जब भी कोई भी नया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है तो वो इस बात को टाल मटोल कर देते हैं, फंडिंग वाली बात को। पिछले साल COP26 हुआ, ये ग्लासगो के अंदर हुआ। अब ये सीधी सी बात है, ब्रिटेन तो इसको मुद्दे को उठाएगा नहीं, क्योंकि ब्रिटेन को तो खुद पैसा देना पड़ेगा। तो ये मामला बेसिकली दब जाता था। अभी इजिप्ट के अंदर अभी जो COP27 हो रहा है, वहां पे फाइनल डिसाइड किया गया है इजिप्ट के द्वारा, और साथ के साथ दूसरी कंट्रीज भी हैं उसके। लेकिन जो कंट्री प्रेसिडेंट होती है ना, जहां पे उसको रखा जाता है COP27 को, बेसिकली वही एजेंडा को तय करती हैं यूजली तौर पे। तो पिछले 10 सालों से वेल्दी जो नेशंस थे वो रिजेक्ट कर रहे थे इस तरह के डिस्कशंस को, प्रपोजल को ऑफिशियल रूप से। उन्होंने ग्लासगो के अंदर भी यही किया, बट फाइनली इजिप्ट के अंदर ये डिसाइड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे और भी दिक्कतें हैं, क्योंकि इस समय पूरी दुनिया का ध्यान कहां है, यूक्रेन वॉर के ऊपर है। पूरी दुनिया का ध्यान एनर्जी प्राइसेस और क्राइसिस के ऊपर है। पूरी दुनिया का ध्यान इकोनॉमिक रिसेशन के ऊपर है। तो भाई क्या वो फंडिंग देंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है।
लेकिन अरे डिस्कशन तो करो, कम से कम डिस्कशन नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ोगे भाई। तो ये डिस्कशन बेसिकली इजिप्ट में डिसाइड किया गया है। इतना सा ही टॉपिक था, बट क्योंकि आपको पता है आपके लिए हमेशा मैं ज्यादा डिटेल लेके आता हूं, तो थोड़ा बता देता हूं आपको। ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग। ग्रीन क्लाइमेट फंडिंग वैसे क्योटो प्रोटोकॉल से हम लोग डिमांड कर रहे थे, लेकिन थोड़ा बहुत फॉर्मल वे में ग्रीन फंडिंग की शुरुआत हुई थी, पता है कब? कोप 15 की मीटिंग में, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 की मीटिंग में, जो हुई थी कोपनहेगन अकॉर्ड के तहत। कोपनहेगन में ये तो इनिशियली मीटिंग हुई थी, ठीक है, कोपनहेगन में 2009 के अंदर। आपको ध्यान देना है, इतने सारे कोप हो चुके हैं, कोप 27 हो चुके हैं, लेकिन क्या सर आपको सारे याद करने हैं? बिल्कुल भी याद नहीं करने हैं। जिसके अंदर हल्का फुल्का कुछ हुआ ना, जैसे दोहा में हुआ, डरबन में, कोपनहेगन, कैनकुन, क्योटो, पेरिस, ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। सब याद करने की जरूरत नहीं है, 7-8 ऐसे हैं जो आपको याद कर सकते हो आप। तो 2009 में पहली बार कोपनहेगन में थोड़ा बहुत फंडिंग के बारे में बातचीत हुआ था। फिर आए अगले साल, मतलब 2010 में। तो पिछले साल जो बात हुई थी, अगले साल उस बात को थोड़ा सा फॉर्मल रूप से डिसाइड किया गया, जो हुआ था कैनकुन के अंदर, मैक्सिको में, 2010 में। आप इसे याद कैसे रखोगे? जो ट्रिक मैंने याद किया था अपनी प्रेपरेशन के दौरान, कैन 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 मतलब एक जैसे कोई भी कैन हो सकती है, कोल्ड ड्रिंक की भी तो कैन होती है ना, तो आप उसको एज अ गुल्लक के रूप में यूज करते हो। क्योंकि मेरे पास एक कैन हुआ करती थी, तो स्टूडेंट टाइम में मैं उसको गुल्लक बना के यूज किया करता था। तो गुल्लक मतलब पैसा, पैसा मतलब मुझे फंडिंग करी जाती है उसके द्वारा, गुल्लक के द्वारा। तो कैन मतलब गुल्लक, गुल्लक से पैसा, आप इस तरह से याद कर सकते हो। मैक्सिको में हुआ था फॉर्मल रूप से, और तब हम लोगों ने ग्रीन क्लाइमेट फंड की भी स्थापना की गई थी। फिर चलते 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 भैया कुछ हुआ नहीं। फिर हालांकि 2011 में भी इसके बारे में काफी बातें हुई, पेरिस अग्रीमेंट में भी इसके बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हुई, लेकिन पेरिस अग्रीमेंट में जो मेजर फोकस था वो किसके ऊपर था? एनडीसी, टारगेट के ऊपर था। भैया हर कंट्री को अपना टारगेट बताना है, वॉलंटरी टारगेट बताना है। तो क्लीन क्लाइमेट फंड के अंदर पता क्या वो डिमांड क्या गई थी? क्लीन क्लाइमेट फंड के अंदर ये डिमांड की गई थी कि जो डेवलप्ड कंट्री है ना, वो डेवलपिंग कंट्री को $100 बिलियन हर साल देंगी बाय 2020। समझ रहे हो? बट पैसा तो है नहीं, क्योंकि आप समझ रहे 2008 में तो इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, राइट, ग्लोबल रिसेशन आ गया था। तो पैसा उस समय इनके पास था नहीं, तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर इन लोगों थोड़ा इनसे जोर जबरदस्ती करके मांगा। अब जो है वो यूक्रेन वाला क्राइसिस आ गया, अब इन्होंने वैसे ही मना कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम तो 2025 तक इसको लेके जाएंगे। भैया कैसे, कहां तक खींचते रहोगे? और फिर सबसे ज्यादा गालियां भी हमें देते हो कि तुम पोल्यूशन फैलाते हो। अरे भाई, डेवलप्ड कंट्रीज में जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हुआ करती थी, वो तो उसने डेवलपिंग कंट्री में ट्रांसफर कर दी। खुद यहाँ पे जो है वो साफ सुथरे हो गए, हमें यहाँ पे पोल्यूटेड कर दिया, और आप आज हमें ही गाली दे रहे हो। तो पहले तो आपने पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हमें दिया, अब आप उसको साफ करने के लिए ना तो पैसा दे रहे हो ना टेक्नोलॉजी दे रहे हो, क्योंकि वो आपके पास है। तो ये जो मुद्दा है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री के बीच में बहुत समय से चल रहा है। तो जैसे रेड प्लस प्लस, ठीक है, डिफोरेस्टेशन, थर्मल पावर प्लांट्स या फिर सोलर पैनल्स वगैरह बनाए जाते हैं, इन सभी की फंडिंग की जानी थी ग्रीन क्लाइमेट फंड के द्वारा, जो कि नहीं हो पाई। काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर आप शंकर आईएएस वगैरह पढ़ते हो, गूगल वगैरह को जाके देखते हो, तो इसको जाके जरूर किया करें, क्योंकि कई बार यूपीएससी में यहां से सवाल पूछा जा चुका है। 2016 में भी जो है, क्योंकि 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था, तो यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया था। इस पिछले साल जो है ग्लासगो हुआ, अब इजिप्ट में हो रहा है, तो हर साल यहाँ से पॉसिबिलिटी बनती है कुछ ना कुछ नया सवाल पूछा जाने की। तो 2015 का क्वेश्चन है ये, इसको ध्यान से पढ़ना है, नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना है। बाकी इसका आंसर आपको मैं कल बताऊंगा प्रॉपरली। फिर 2014 में भी क्वेश्चन पूछा गया था अर्थ आवर के बारे में, और 2015 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो तो ग्रीन क्लाइमेट फंड के बारे में ही पूछा गया था। तो 3 क्वेश्चंस हैं, या तो कल तक का वेट कर लीजिए, अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ाई आपने किया है तो ध्यान से पढ़ें, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर आंसर करें, ठीक है। प्रीलिम्स ही नहीं, मेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले ही साल 2021 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, डिस्क्राइब द मेजर आउटकम्स ऑफ 26 सेशन, मतलब COP 26 की बात कर रहा है जो ग्लासगो में हुआ था, of the conference of parties in the United Nations framework UNFCCC, what are the commitments made by India। तो ये पंचामृत की बात कर रहा है,
कितना आसान सा सवाल पूछा है यार यूपीएससी ने। 150 वर्ड्स में लिखना है, कुछ भी नहीं है। 10 मार्क्स, बने बनाए नंबर है, बहुत इजी। तो बहुत टफ मत समझो। अगर आपको बस ठीक ठाक सी नॉलेज है और अगर आपको नॉलेज के बारे में लिखना आता है तो आप आराम से नंबर ले सकते हो। ठीक है, तो इसको अटेम्प्ट करना है सभी ने। ठीक है, अटेम्प्ट करें इसको, अपने यार दोस्तों को, मित्रों को दिखाएं अगर कोई सेंस बन रही है तो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये भी एक अच्छी न्यूज है बेसिकली आज। कैमरा ट्रैप्स रिन्यू होप फॉर द स्नो लेपर्ड इन कश्मीर। बेसिकली क्या है ना, एक तरह का सर्वे टाइप का किया गया था जिसमें कई सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वॉल्व थी। जैसे J&K का जो डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है प्रोटेक्शन है वो, उसके अलावा इंडिया का जो नेचर कंजर्वेशन फोरम है इंडिया, और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी थी, वो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर इन्वॉल्व थी। ठीक है, स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया SPI वो वगैरह भी थे। तो ये लोगों ने क्या कर रखा था, काफी समय से ये लोग देखिए हिमाचल में और उत्तराखंड में तो स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। हिमाचल में लगभग 50 के लगभग हैं और उत्तराखंड में लगभग 100 के लगभग स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं। कश्मीर वगैरह की वैलीज में और वहां पे जो है हम लोगों ने अभी तक स्नो लेपर्ड को डिस्कवर नहीं किया गया था, लेकिन लोग काफी समय से उसको देख रहे थे और अभी वो कैमरा ट्रैप के अंदर आ गए हैं। तो कुछ स्नो लेपर्ड को कश्मीर के अंदर भी देखा गया है। यूपीएससी में आपसे क्या पूछेगा, वो या तो स्नो लेपर्ड के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछ सकता है या फिर उस जगह का नाम पूछ सकता है जहां पे स्नो लेपर्ड को देखा गया है। तो ये जो बालताल जोजिला रीजन है, जोजिला पास, देखिए थोड़ा दिखा देता हूं, यहां पे पड़ता है आपको ये जोजिला पास। तो ये वाला रीजन है बालताल जोजिला पास। तो जो लोग अमरनाथ की यात्रा पे जाते हैं, जो पिलग्रिमेज हैं, वो बेसिकली बालताल में जो है उनके टेंट वगैरह लगे होते हैं और यहाँ पे रुकते हैं वो अच्छा खासा। ठीक है, तो गवर्नमेंट वगैरह की सुविधा भी यहाँ पे होती है। तो यहाँ पे कुछ स्नो लेपर्ड को देखा गया है। तो अब होगा क्या, अब स्नो लेपर्ड तो मिल गया। स्नो लेपर्ड इतना खास क्यों होता है पता है आपको? क्योंकि स्नो लेपर्ड ना बहुत शर्मीला तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ही एल्यूजिव होता है। एल्यूजिव इन द सेंस के बाहर बहुत कम निकलता है। एक तो ऊंची चोटी पे रहता है, माउंटेन के पीक्स पे रहता है, बहुत ऊपर रहता है, राइट। तो इसको वैसे भी स्पॉट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये केव्स के अंदर रहता है, अपनी केव से बहुत कम निकलता है, बाहर निकलता है। तो बहुत ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करता है। इसी वजह से इसको देखा जाना एक बहुत ही बड़ा, टाइगर को देखना आसान है, इसको देखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जब इसको देखा गया है तो डेफिनेटली अब इसकी कंजर्वेशन को लेकर भी एफर्ट वहां पे होंगे। इसके साथ साथ जो है एशियाटिक लाइबैक्स, ब्राउन बेयर और कश्मीर मस्ट डियर जो है इनको भी प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हिमाचल और उत्तराखंड के अंदर तो ऑलरेडी हमारे पास कुछ स्नो लेपर्ड थे। नाउ इट्स अ गुड न्यूज दैट वी हैव फाउंड सम इन कश्मीर एज वेल। ठीक है, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। बाकी देयर आर सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्नो लेपर्ड, आप क्लियरली देख सकते हो। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है दैट इज पैंथेरा उनसिया, ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए। एंड इट्स अ टॉप प्रेडेटर एज वेल, जस्ट लाइक टाइगर, लायन। ठीक है, दिस इज आल्सो चीता, दिस इज आल्सो द टॉप प्रेडेटर। मतलब हमारी जो पिरामिड होता है ना, ये पिरामिड के टॉप पे होता है। ठीक है, एक बहुत बड़ा एक कार्निवोर होता है, राइट। चलिए, प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है इसका? IUCN की लिस्ट के अंदर जो है वल्नरेबल में आता है, साइट्स के अंदर जो है ये अपेंडिक्स 1 में आता है, और इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई है, शेड्यूल 1 के अंदर आ रहा है। हैबिटेट क्या है इसका? यूजुअली हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम में भी पाए जाते हैं और लद्दाख में भी पाए जाते हैं। कश्मीर में इसको पहली बार देखा गया इस तरह से। और इंडिया की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इसके प्रोटेक्शन के लिए, कंजर्वेशन के लिए कई सारे एफर्ट यहाँ पे लिए हुए हैं। तो ये जो स्लाइड है मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए डाल दिया है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, अपने नोट्स में भी इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहां से 2012 में ऑलरेडी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आसान सा क्वेश्चन है। तो कंसिडर द फॉलोइंग 2012 में पूछा गया है। ब्लैक नेक्ड क्रेन, चीता, फ्लाइंग स्क्विरल और स्नो लेपर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेचुरली फाउंड इन इंडिया? तो हमें पता है भैया चीता तो इंडिया में नहीं है, बाकी सब इंडिया में पाए जाते हैं। तो 1, 3 एंड 4 कहीं होगा, तो इसका तो आंसर बी ही हो गया। आसान सा क्वेश्चन था ये, तो इसके लिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया है इसको। ठीक है, चलिए अक्टूबर 23 को मनाया जाता है स्नो लेपर्ड डे। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ANSI builds tribal hut replicas to help preserve, promote unique heritage। क्या कहता है देखिए, अभी तक आपने ASI सुना होगा, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। एक ANSI भी होता है। ANSI का मतलब होता है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया।
एंथ्रोपोलॉजिकल मतलब कि जो कि ट्राइबल्स के बारे में रिसर्च करती है, ह्यूमंस के बारे में रिसर्च करती है, बात करती है, स्टडी करती है, उसे कहते हैं एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल मैंने आगे दिया हुआ है, बता दूंगा। तो एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने क्या किया है, अपने कुछ सेंटर्स के ऊपर इंडिया में जो ट्राइबल ग्रुप्स रहते हैं, और हर ट्राइबल ग्रुप नहीं, जो खास ट्राइबल ग्रुप है जिन्हें हम लोग पीवीटीज बोलते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो ट्राइबल ग्रुप्स के अंदर जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रिमिटिव होते हैं, उनकी लिस्ट होती है ये। इंडिया के अंदर 75 पीवीटीजीज हैं 18 स्टेट्स के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है, अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, ताकि लोगों को पता चले कि अच्छा भैया इस तरह की ट्राइब भी हमारे देश के अंदर है, उनका ये कल्चर होता है, वो किस तरह से रहते हैं, वो सब अवेयरनेस कैंपेन वगैरह के लिए जो है इस तरह की बहुत सारी डिफरेंट टाइप की हट्स, जैसा भी यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो, तो वो बनाई गई हैं, जहाँ पे स्कूल्स जो है अपने बच्चों को लेके जा सकते हैं, स्टूडेंट्स को वहाँ पे घुमाने फिराने के लिए, तो उनका थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि देश में इस तरह की चीजें भी होती हैं। तो इट्स बट जस्ट लाइक अवेयरनेस टाइप ऑफ थिंग, ठीक है। पीवीटीज की अगर हम लोग बात करें, इंडिया में ओडिशा के अंदर सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ पीवीटीज पाए जाते हैं, 13। उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। अंडमान निकोबार के अंदर भी काफी हैं और लक्षद्वीप के अंदर भी 1-2 हैं। पीवीटीज कैसे डिसाइड किया जाता है, उसके लिए 4 हमारे पास जो है क्राइटेरियाज होते हैं, जिसमें आप देख सकते हो, द एक्सट्रीम लो लेवल ऑफ लिटरेसी, स्टैग्नेंट और द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन, प्री एग्रीकल्चर लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आज भी बहुत ही प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, स्टोन टूल्स का यूज किया जाता है, और एग्रीकल्चर भी वो लोग सेटल्ड एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, अगर थोड़ी बहुत की जाती है तो वो भी मतलब झूम कल्टीवेशन टाइप का हल्का फुल्का होता है। यूजुअली ये लोग हंटिंग और गैदरिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं। सब्सिस्टेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी होती है, तो यानी कि कोई मार्केट इकोनॉमी टाइप का वहां पे कुछ भी नहीं होता है। तो दीज आर वेरी प्रिमिटिव ट्राइब्स। एक लिस्ट मैंने आपके लिए दिया हुआ है, आपका मन करे, आपकी श्रद्धा है तो थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो। कम से कम जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट्स की तो पीवीटीज के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। यू नो वेरी वेल कि आप, मुझे पता है कि आप स्टेट पीसीएस वगैरह का एग्जाम भी देते हो, तो एक लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे अगर आप अंडमान निकोबार में देखो तो ग्रेट अंडमानीज, जारवाज, ओंग, सेंटिलीज एंड शोरपेन्स, शोम्पेन्स भी बोल देते हैं, राइट। तो वो सब रहता है। तो एक लिस्ट है आपके पास। एक इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको हरियाणा नहीं दिखेगा, यहाँ पे आपको पंजाब नहीं दिखेगा, दिल्ली नहीं दिखेगा। हरियाणा पंजाब में कोई भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा आगे। और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत मैंने यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है। 1945 में एस्टेब्लिश हुआ था, कलकत्ता के अंदर इसका हेडक्वार्टर होता है। इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह पढ़ सकते हो, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर में ये काम करता है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले आर्टिकल के ऊपर, जो बताता है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। इसके बारे में बहुत अच्छी खासी बात कर चुके हैं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस हल्का फुल्का आपको बताऊंगा। न्यूज में क्यों है, न्यूज में इसलिए है तो उत्तराखंड की गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम यूसीसी लेके आएंगे। अब क्योंकि गुजरात में भी इलेक्शन है, तो गुजरात में भी कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ भाई गुजरात के अंदर भी यूसीसी आना चाहिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई थी। उस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर जो है अलग अलग लोगों को अलग अलग टास्क दिए गए थे। तो जो फंडामेंटल राइट्स को लेकर कमेटी बनाई गई थी, वो कमेटी को हेड कर रहे थे कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसको हेड कर रहे थे। तो डीपीएसपी के लिए जैसे अलग कमेटी थी, हर चीज के लिए अलग अलग कमेटी बनाई गई थी, तो सरदार पटेल जी उसको हेड कर रहे थे। तो उस समय ये बहुत डिस्कशन की गई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के अंदर। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे, दे सेड कि भाई यूसीसी इंडिया में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हर किसी ने अपना अपना पक्ष रखा था। फिलहाल हमें पता है कि आर्टिकल जो 44 है, जो पार्ट 4 है हमारे डीपीएसबी का, उसके अंदर हम लोगों ने यूसीसी जोड़ा गया है। हालांकि इसकी डिमांड हुई थी फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड करने की भी, बट उसको फाइनली फंडामेंटल राइट के अंदर नहीं किया गया। अगर हम लोग सेंटर की बात करें, अभी तक हमारे पास कोई ड्राफ्ट नहीं है, कोई मॉडल डॉक्यूमेंट नहीं है यूसीसी को लेके सेंट्रल लेवल पे। हालांकि स्टेट लेवल पे भी नहीं है, बट यस वहां पे भी नहीं है। तो यूसीसी अगर आ जाएगा तो क्या होगा, देखिए अभी हमारे पास जितने भी रिलीजन हैं, ठीक है, सबके अपने अपने जो है पर्सनल कानून होते हैं, मैरिज के बारे में, डिवोर्स के बारे में, अडेप्टेशन, इनहेरिटेंस वगैरह के बारे में। तो अगर यूसीसी आ जाता है तो ये सारे कानून सबके लिए बराबर हो जाएंगे, ठीक है। इसका यूसीसी का आर्गुमेंट इन फेवर, आर्गुमेंट इन अपोजिशन ऑलरेडी मैं आपको लिस्ट दे चुका हूं, कंटेंट आपको अच्छे से दे चुका हूं। तो बात यह है कि जब फंडामेंटल राइट की जो कमेटी बनाई गई थी उस समय
46 की मैं बात कर रहा हूँ, 1946 की। तब डिबेट हुआ था कि भाई ये फंडामेंटल राइट के अंदर होना चाहिए या डीपीएसपी के अंदर होना चाहिए। तो वोट करवाई गई थी, उसके कमेटी के अंदर 9 मेंबर थे। 9 में से 5 लोगों ने बोला कि डीपीएसपी में होना चाहिए और 4 लोगों ने बोला कि फंडामेंटल राइट्स में होना चाहिए। तो एक आदमी की कसर रह गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने डिसाइड किया कि फाइनली यूजीसी को फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड नहीं किया जाएगा। अगर वल्लभ भाई पटेल जी बोलते तो ये जो है रिवर्स हो जाती वोटिंग और फंडामेंटल राइट के अंदर यूजीसी हो सकता था। तो ये पटेल जी की कह सकते हो कि उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है एक डिसीजन मेकर की जो है भूमिका उन्होंने यहाँ पे निभाई थी। फिर जो है और भी कई सारे डिस्कशन हुए, जैसे जो मेंबर थे नजीरुद्दीन अहमद जी थे, ठीक है, बंगाल से आते थे, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का पार्ट थे। तो क्योंकि डिबेट डिस्कशन तो पार्लियामेंट में होती ही है, तो इन्होंने कहा कि भाई यूसीसी जो है वो इंडिया में लागू फिलहाल नहीं होना चाहिए। हालांकि इन्होंने ये नहीं कहा कि उन्होंने यूसीसी का अपोज नहीं किया बहुत ज्यादा, बट इन्होंने ये कहा कि एक तो यूसीसी अगर आ जाएगा ना तो हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ उसका क्लैश हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 19 और आर्टिकल 25 के साथ ये क्लैश हो सकता है। आज आपको जो आर्टिकल 25 दिख रहा है ना, राइट टू रिलीजन, पहले आर्टिकल 19 हुआ करता था ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, बाद में इसको जो है 25 के अंदर डाल दिया गया। तो एक तो इन्होंने ये बोला कि हमारे फंडामेंटल राइट के साथ वायलेशन मतलब क्लैश हो जाएगा। दूसरी बात इन्होंने ये बोली सोसाइटी को डिसाइड कर, जितना डाइवर्स इंडिया है ना, इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे हम लोग एकदम से ओवरनाइट यूसीसी लागू नहीं कर सकते। तो समाज को जो है टाइम देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अभी हमें लगता है कि वो टाइम नहीं आया है, बट आने वाली जो जनरेशन्स हैं वो इसके बारे में सोच सकती हैं। लेकिन उन बातों को 76 ईयर्स हो चुके हैं, बहुत लंबा समय हो चुका है। मेरे ख्याल से इतने सालों में सोसाइटी को डिसाइड कर लेना चाहिए था, और एक्चुअली सोसाइटी कर भी लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कुछ बारे में कुछ बोला है, सरकार ने भी बोला है, आगे बात करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा जो मेंबर थे वहां पे के एम मुंशी जी, इन्होंने जो है यूसीसी का सपोर्ट किया था। इन्होंने कहा था कि भाई इसको लाएं, फंडामेंटल राइट के अंदर ऐड करें, क्योंकि एक तो हमारी जो यूनिटी ऑफ नेशन है इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा नेशनलिटी में, और विमेन को जो है इक्वालिटी प्रदान करेगा। क्योंकि अभी हमारे देश में जो कानून है अलग अलग, उनमें विमेन को बहुत सारे अधिकार नहीं दिए गए हैं। जैसे लड़कियों को अपने पिताजी की संपत्ति में अधिकार देना, एक वाइफ को अपने पति की संपत्ति में अधिकार देना, सास ससुर की संपत्ति में अधिकार देना, या इस तरह की बहुत सारी चीजें अभी भी एग्जिस्ट करती हैं। और बी आर अम्बेडकर जी ने जो है इसके बारे में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि प्योरली वॉलंटरी होना चाहिए, सोसाइटी के अंदर से खुद आना चाहिए, तो हम लोग किसी के ऊपर भी जबरदस्ती इंपोज इसको नहीं करने वाले हैं। तो ये कुछ चीजें वहां पे हुई थी। और आर्गुमेंट मैंने आपको बता ही दिया, व्हाट आर द वेरियस आर्गुमेंट्स अराउंड द यूसीसी। तो यूसीसी की एक बात यह भी है कि इसके मेन कोर में क्या है, व्हाट इज द मेन पर्पज। वो पर्पज है यूनिफॉर्मिटी। देखिए इंडिया में जो पर्सनल लॉ है सिर्फ वो अलग अलग है, राइट, लेकिन जो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है या सिविल प्रोसीजर कोड है या जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह हो गए, ये अभी भी सबके लिए यूनिफॉर्म है, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अगर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया है तो आप इस रिलीजन से हो तो आपको ये सजा मिलेगी, इस रिलीजन से आपको ये सजा मिलेगी, नहीं। अगर आपने कोई क्राइम किया है तो वो सबके लिए बराबर बराबर है, ठीक है। बट ऊपर ऊपर से देखने में बराबर लगता है, आप थोड़ा सा अंदर जाओगे ना तो सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर भी फर्क नजर आता है। जैसे गुजरात ने जो है मोटर व्हीकल एक्ट को अमेंडमेंट कर दिया, ठीक है, उसी तरह से कई सारे स्टेट्स ने भी और भी किया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये देखिए आप, जब सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका बराबर नहीं है, स्टेट उसको चेंज कर देते हैं, तो आप यूसीसी को कैसे कर सकते हो। ये भी एक यहाँ पे बहुत बड़ी बात है। तो पहले आप उनको तो करिए, बाद में इनको करिए। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया है, एंट्री 5 में। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब ये है कि इसको पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली दोनों ही जो है इसको लागू कर सकती हैं, बट अभी देखना रहेगा वो पूरा मामला क्या रहेगा। तो शुरुआत में जब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, वो सारी चीजें हुई, तो फिर देखा गया कि भाई क्या किया जाए। तो हिंदूज के अंदर बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी थी, बहुत डिफरेंट तरह के रूल्स थे, क्योंकि हिंदू कोई एज सच कोई यूनिफाइड रिलीजन तो है नहीं। अब नॉर्थ इंडिया में अलग प्रैक्टिस है, साउथ इंडिया में अलग प्रैक्टिस है, जगह जगह पे अलग अलग प्रैक्टिसेस होती हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई थोड़ा सा इनके अंदर जो है यूनिफॉर्मिटी लेके आई जाए। तो फिर जो है हिंदूज के लिए जो है हिंदू कोड बिल को इंट्रोड्यूस किया गया, क्रिश्चियंस के लिए और मुस्लिम्स के लिए उसको नहीं किया गया था उस समय पे। बट हिंदूज के अंदर भी क्योंकि यूनिफॉर्मिटी नहीं है, तो हिंदू कोड बिल की जगह फिर हम लोगों ने अलग अलग कोड लेके आए, जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू
सक्सेशन एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड द गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू एडॉप्टेशन एंड द मेंटेनेंस एक्ट, अलग अलग एक्ट हम लोगों ने हिंदू सोसाइटी के अंदर लाए गए। और ये कहा गया कि जो क्रिश्चियन सोसाइटी है या मुस्लिम जो सोसाइटी है, कम्युनिटीज हैं, वो धीरे धीरे आने वाले समय में अपने अंदर से ही जो है उसको रिफॉर्म करेंगी और यूसीसी बाद में आ जाएगा। तो ये जो है पूरे का पूरा मामला जो है उस समय पे बन रहा था, राइट। तो ये है कुछ कुछ चीजें। उसके अलावा आपको थोड़ा और बताता चलूं, जैसे अगर हम लोग इंडिया में, तो इंडिया में अभी गोवा एक ऐसा स्टेट है, छोटा स्टेट है, जहां पे यूसीसी लागू है, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। जब वहां पे गोवा के अंदर जब पोर्तुगीज रहते थे तो उन्होंने उसके लिए वो चीजें बनाई थी और वहां पे वो ठीक ठाक काम भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहीं जो बार जो बोला है कि जो गोवा है वो एक शाइनिंग एग्जांपल है यूसीसी का और इसे हम लोग पूरे देश में रेप्लिकेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है कि वहां पे भी यूनिफॉर्म है, हल्का फुल्का फर्क वहां पे भी है। जैसे अगर कोई क्रिश्चियन है और अगर वो डिवोर्स लेना चाहते हैं तो उसे डायरेक्टली कोर्ट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो कैथोलिक प्रीस्ट होते हैं वो डिवोर्स दिलवा सकते हैं और वो पूरी तरह से वैलिड होता है। तो गोवा में भी बहुत यूनिफॉर्मिटी नहीं है जितना ऊपर ऊपर से आपको नजर आता है। बट यस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो कुछ ना कुछ उस बात में दम होगा डेफिनेटली। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे 1985 में जो शाह बानो केस हुआ था तब भी बोला गया था यूसीसी को लेके आने के लिए। 1995 में फिर से जो है शर्ला जो है मुदगल का केस हुआ और फिर बाद में जो है मारिया वेलेंटिना का जो केस हुआ 2019 में। सुप्रीम कोर्ट तो कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए देश में। सरकार इस पे क्या कहती है? 2016 में लॉ कमीशन जो मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि सरकार का ना तो कोई प्लान है, ना ही सरकार के पास कोई ड्राफ्ट है, ना ही इस समय फिलहाल कोई प्रपोजल है। एक कंसल्टेंसी पेपर जो है, कंसल्टेशन पेपर 185 पेज का, वो उसको पेश किया गया था जिसमें ये कहा गया था कि भैया हर सेकुलरिज्म का मतलब एक यूनिफॉर्मिटी नहीं होता है। सेकुलरिज्म का मतलब होता है कि आप लोग डाइवर्स रह सकते हो, ठीक है, और एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर सकते हो। ये मतलब होता है सेकुलरिज्म का। सेकुलरिज्म का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर हो जाएंगे, ना तो बराबर करना हमारा पर्पस है और ना ही बराबर हो सकते हैं। सोसाइटी में पॉसिबिलिटी नहीं है जब इतना डाइवर्स कंट्री होता है। बाकी हमारे यहाँ पे कितनी सारी ट्राइबल कम्युनिटीज भी हैं, 8% के लगभग तो हमारे यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। तो भैया उनका अपने अपने कल्चर हैं, ठीक है, तो अपने कल्चर के हिसाब से चलेंगे। आप उनको थोड़ी ना कह सकते हो कि हाँ आप जाके यहाँ पे ये कर लीजिए क्योंकि हम लोगों ने कानून पास कर दिया। अरे भाई वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से फॉलो कर रहे हैं, तो आप ट्राइबल कम्युनिटीज को यहाँ पे कैसे इंक्लूड करोगे? वो भी एक बहुत बड़ी बात है। झारखंड के अंदर कई ऐसी ट्राइब्स हैं, मतलब जस्ट एन एग्जांपल, अलग अलग कल्चर हैं डेफिनेटली हमारे यहाँ पे बहुत। अगर आप एंथ्रोपोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपका ऑप्शनल है, तो आपको पता होगा कि इंडिया में कितनी डिफरेंट कल्चर्स के अंदर क्या क्या प्रैक्टिसेस हैं। झारखंड के अंदर कुछ ऐसे ट्राइबल्स हैं जहां पे आपकी मैरिज से पहले वीमेन शुड बी प्रेग्नेंट, ठीक है, तो कपल वहां पे होते हैं, वो पहले वीमेन प्रेग्नेंट होती हैं, उसके बाद जो है उनकी शादी होती है। इट्स अ कस्टमरी थिंग देयर। तो अगर आप इस तरह की चीजों को बोलोगे अरे नहीं ये तो भैया आपका इलीगल हो जाएगा, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, तो उनके अपने कस्टम्स हैं, आपके अपने कस्टम्स हैं, उनके अपने हिसाब से सही हैं, आपके अपने हिसाब से सही हैं। तो यूसीसी जो है इंडिया जैसी इतनी डाइवर्स कंट्री के अंदर लेके आना पॉसिबल नहीं है। बट लॉ कमीशन ये कहा था कुछ कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं ऑफ कोर्स। जैसे जैसे जो है बॉयज और गर्ल्स की एज को 18 साल करना, ये आप लोग कर सकते हो। अडल्ट्री जो है वो डिवोर्स का ग्राउंड बन सकती है, ये आप कर सकते हो। हिंदू यूनिफाइड जो फैमिलीज होती हैं जिनको टैक्स एग्जाम्पशन मिलती है, आप उसको रिमूव कर सकते हो। ये सब लॉ कमीशन का सजेशंस हैं जो कि 2016 में सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर बताया था। तो ये पूरे का पूरा आर्गुमेंट बनता है यूसीसी के बारे में। आई होप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। इसके बारे में हम लोग बार बार बात कर चुके हैं, क्योंकि देखिए जितनी बार भी बात करोगे ना आपको एक दो पॉइंट एक्स्ट्रा डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज होती है उसके अंदर कहीं ना कहीं आप एक्स्ट्रा ऐड करते हो इंफॉर्मेशन को, राइट। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फाल्कन हैवी लॉन्च द मोस्ट पावरफुल ऑपरेशनल रॉकेट इन द वर्ल्ड। भैया दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट है जो इस समय वर्किंग है, ऑपरेशनल है, उसका नाम है फाल्कन हैवी। देखिए एग्जाम में पूछ भी सकते हैं कि फाल्कन हैवी वाज रिसेंटली न्यूज, है ना, इट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, पूछ सकता है आपसे। क्लाइमेट चेंज पूछेगा, रॉकेट पूछेगा, सबमरीन दे सकता है ऑप्शन, या फिर कोई फाइटर जेट दे सकता है ऑप्शन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फाल्कन हैवी किस चीज से रिलेटेड है। देखिए आपको पिक्चर दिखाता हूँ इंटरेस्टिंग। कहाँ गई पिक्चर? ये रही पिक्चर। तो अब इस पिक्चर में देख सकते हो कि दुनिया में इस समय जो सबसे पावरफुल रॉकेट हैं, रॉकेट क्या होता है पता ना आपको? जब दिवाली पे छोड़ते हो रॉकेट, हाँ वही होता है। तो रॉकेट इज बेसिकली व्हीकल, एक व्हीकल होता है जो कि सैटेलाइट को धरती से लेके ऊपर तक लेके जाता है, उसे रॉकेट बोलते हैं।
तो जैसे GSLV Mach 3 ये है इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट, इसरो का सबसे पावरफुल रॉकेट, मतलब हमारा अपना इंडिजिनस। फिर आता है फाल्कन 9 जो कि किसका है, स्पेसएक्स का है। स्पेसएक्स किसकी कंपनी है, इलॉन मस्क की कंपनी, आपको अच्छे से पता होगा। तो GSL Mark 3 की कैपेसिटी होती है 8000 किलोमीटर का सैटेलाइट लेके जाने का, पेलोड लेके जाने का, बेसिकली सैटेलाइट के साथ उसके अंदर रॉकेट का खुद का भी वेट होता है। फिर आता है फाल्कन 9 जो कि स्पेसएक्स का है, इसकी कैपेसिटी है लगभग 23,000 किलोग्राम। फिर आता है फाल्कन हैवी, इसकी कैपेसिटी है 63 मतलब ऑलमोस्ट 64,000 किलोग्राम। कितना फर्क है देखिए, हमारे इसरो के GSLV Mark 3 से 8 गुना ज्यादा है, और ये ऑपरेशनल है, अभी काम कर रहा है। तो सोचिए जितने सैटेलाइट इसरो को 8 चक्कर लगेंगे इतना वेट को वहां पे लेके जाने के, और ये एक ही बार में लेके जा सकते हैं, राइट। अभी तो और भी चीजें वहां पे बनाई जा रही हैं, बट क्लियरली आप देख सकते हो ये बहुत ज्यादा हैवी होता है। थोड़ा अगर आप कंपैरिजन करना है तो यहाँ पे जाके कंपैरिजन भी कर सकते हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ ले एक आधा पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। बट ज्यादा सीरियस भी मत होना कि इसी को पढ़ते रहो, रट्टा मारने लगो, एक दो चीजें आप हल्का फुल्का पढ़ सकते हो। तो फाल्कन 9 ने अभी जो है क्या किया है, नासा के एक दो सैटेलाइट को उसने लॉन्च किया है, ठीक है। मतलब अपनी कहाँ से छोड़ा है, वहां पे कैनेडी स्पेस सेंटर के अंदर जो है वहां पे कॉम्प्लेक्स है 39, ये फ्लोरिडा के अंदर पड़ता है यूएसए में, वहां से जो है उसको छोड़ा है, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट छोड़े गए हैं वो बेसिकली यूएस मिलिट्री के लिए छोड़े गए हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा सा फाल्कन के बारे में जो हल्का फुल्का बताना था। फाल्कन की स्पेसिफिकेशन क्या है ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, लगभग 64 मीटर से भी ज्यादा का होता है ये, और भैया काफी हैवी होता है। 70 मीटर की इसकी जो हाइट होती है, इसका जो विड्थ होती है वो 12 मीटर होता है, मतलब बहुत भारी भरकम होता है यार, भारी भरकम होता है, ठीक है। और इसके अंदर जो है हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह का फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। और जो इंजन इसके अंदर यूज होता है उसका नाम है मर्लिन इंजन, या आप थोड़ा याद रख सकते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मर्लिन इंजन, ठीक है। और 2019 में पहली बार लॉन्च किया गया था, अब इसके बाद लॉन्च किया गया है। इसकी जो सबसे खास बात है ना, वो पता क्या है, ये रीयूजेबल है, रीयूजेबल है। यानी कि इस रॉकेट्स के जो अलग अलग स्टेज होती हैं, तीन स्टेज होती हैं बेसिकली इसके अंदर, जो फ्यूल वाली स्टेज होती हैं, फ्यूल 1 2 3। एक बार ये जब उस सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट के अंदर सेट कर देती हैं तो ये धरती पे वापस आ जाती हैं, वापस आती हैं, इनको इकट्ठा कर लिया जाता है, उसको रिपेयर करके दोबारा से जोड़ के फिर से दूसरा सैटेलाइट को आप लॉन्च कर सकते हो। ये है इसकी सबसे खास बात, और जिसकी वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी काफी कम हो जाती है वेट के हिसाब से, कि रियूजेबल है ना। एक तो रियूजेबल का ये बेनिफिट हो गया, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, दूसरा बेनिफिट हो गया कि जो कचरा होता है, स्पेस डेब्री जो होता है, वो भी काफी कम हो जाता है, राइट। तो ये काफी बेनिफिट है इसके, बाकी इसमें और कुछ ज्यादा था नहीं, इससे ज्यादा सीरियस नहीं मत पढ़ना इसको, ठीक है। चलिए आज का जो दोस्तों एडिटोरियल है वो कहता है द कंटिन्यूइंग स्टेलमेंट इन द म्यांमार। तो भैया पड़ोसी के घर में अगर झगड़ा होगा तो चैन की नींद तो आपको भी नहीं आएगी, नहीं आ सकती ना कभी भी। तो हम तो चाहते हैं कि पड़ोस में जो है माहौल शांति का बना रहे, पाकिस्तान भी आराम से जिए, हम भी जिए, म्यांमार भी जिए, श्रीलंका भी जिए, तो हम तो यही चाहते हैं सारा पड़ोस मामला शांति सुधा रहे। लेकिन म्यांमार में ऐसा हो नहीं रहा है। म्यांमार में जो है मिलिट्री कूप हुआ था लास्ट ईयर। म्यांमार के बारे में आपको बताता चलूं तो म्यांमार को जो है इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटेन से 1948 में। आंग सांग सू की, ये नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। इनके जो फादर साहब थे वो नेहरू जी के भी बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इंडिया में ही उनकी पढ़ाई लिखाई भी हुई थी, और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में लड़ा करते थे। उन्हें फादर ऑफ द नेशन भी कहा जाता है, जैसे यहाँ पे गांधी जी को कहा जाता है। तो वो चीजें चलती रही। फिर आंग सांग सू की जो उनकी सुपुत्री हैं, और वो सब मामला होता रहा 1962 से लेके 2011 के बीच में। वहां पे कोई भी डेमोक्रेटिक सरकार नहीं थी, वहां पे मिलिट्री का राज चला करता था। 62 से 2000 मतलब लगभग 85 साल हो गए, राइट। तो 2010 के बाद में जो है, और 2011 में मिलिट्री ने सोचा कि थोड़ा बहुत जो है डेमोक्रेसी लाई जाए देश में। 50 सालों के बाद उनको होश आया, अरे डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। तो उन्होंने सोचा, इलेक्शन करवाए गए, और जो आंग सांग सू की पॉलिटिकल पार्टी है NLD, ठीक है, नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी, तो भैया ये इलेक्शन जीत गई। फिर 2015 में इलेक्शन हुए, मतलब 2015 में इलेक्शन हुए और ये जीत गई। और इन्होंने ठीक ठाक सा काम किया, बहुत सुप्रीम काम तो खैर इन्होंने नहीं किया है। जैसे वहां पे जो रोहिंग्याज के उनके ऊपर जो अटैक हुए,
वो सब करके, तो उन्होंने उनको कोई ज्यादा अपोज नहीं किया, ठीक है, मतलब एक तरह से सपोर्ट ही किया, मतलब हालांकि इनको नोबेल पीस प्राइज मिला हुआ है, बट स्टिल एनीवेज उस डिस्कशन में हम लोग नहीं जाएंगे। तो धीरे धीरे वो हो रहा था। पिछले साल फिर से वहां पे इलेक्शन होने वाले थे और इलेक्शन भी हुए और आंग सांग सू की फिर से जीत गई, बट मिलिट्री ने ये कहा कि भाई इन्होंने इलेक्शन के अंदर जो है फ्रॉड किया है, फ्रॉड किया है, इसीलिए जो है उस इलेक्शन को हम लोग नहीं मानेंगे, उसको रद्द कर दिया गया इलेक्शन को और इनको डाल दिया गया जेल में। अब इनके ऊपर और भी कई सारे आरोप लगाए गए हैं। तो इनको अभी, हालांकि इनकी एज जो है वो 77 ईयर्स है, इनको 26 सालों की सजा दी गई है अलग अलग केस के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, मिलिट्री ने केस जो है जानबूझ के बना रखे हैं फालतू के, इनमें कोई दमदार चीजें हैं नहीं। तब से लेके म्यांमार के अंदर अभी तक जो है बहुत इश्यूज चल रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो बांग्लादेश के अंदर भी नजर आ रहा है, क्योंकि मिलिट्री कूप से भी पहले म्यांमार की मिलिट्री जो है वो रोहिंग्यास के ऊपर अटैक किया करती थी। उनके गांव के गांव खाली करवा दिए गए, बहुत लोगों को मारा गया, रेप किया गया, बच्चों को जला दिया गया, बहुत हालत खराब है। इंडिया के अंदर भी जो है 50,000 के लगभग जो है रोहिंग्यास रहते हैं, कैंप्स वगैरह बने हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो वो चीजें चल रही थी। और यू नो वेरी वेल भैया, तो वेस्टर्न कंट्रीज तो अपोज करेंगी ही। यूनाइटेड नेशन में भी कई बार रेजोल्यूशन पास हुए हैं म्यांमार के अगेंस्ट में। और म्यांमार के अंदर एक और खास बात ये हुई है कि मिलिट्री के अगेंस्ट में कई सारे जो एथनिक आर्म ग्रुप्स थे, उन्होंने एक ग्रुपिंग वहां पे बना ली है और वो उसके मिलिट्री के अगेंस्ट में लड़ रहे हैं। हालांकि वहां पे सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग है, बट स्टिल लड़ तो रहे हैं ना कम से कम। ये है पूरे का पूरा मामला। इंटरनेशनल डायमेंशन क्या कहती है भैया? हम तो डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन की ही बात करते हैं। यूनाइटेड नेशन तो कहता है भैया बातचीत करो, डायलॉग करो, जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिहा कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, बट ऐसा यूजुअली हो नहीं रहा है। रशिया तो खुला सपोर्ट कर रहा है म्यांमार के जो मिलिट्री ग्रुप हैं, क्योंकि वो पूरा वेपन उनको रशिया से ही आता है। चाइना भी जो है इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, बट चाइना ने डेमोक्रेटिक जो ग्रुप्स हैं वहां पे उनके साथ पूरी तरह से बातचीत मना नहीं किया बातचीत करने से, मतलब वो बातचीत कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चाइना का स्टैंड जो है वो थोड़ा सा 50-50% टाइप का है। तो वो सारी चीजें हैं। एशियान का क्या हो रहा है? एशियान में कुछ कंट्री हैं जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ये प्रो डेमोक्रेसी हैं ऑफ कोर्स, तो मिलिट्री coup के अगेंस्ट में है। थाईलैंड और लाओस प्रो मिलिट्री हैं, क्योंकि यहाँ पे खुद डिक्टेटरशिप है थाईलैंड और लाओस में, तो ये तो सपोर्ट ही करेंगे भाई, है ना, चोर चोर मुसेरे भाई। वियतनाम और फिलीपींस वो 50-50% का है। सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, अगले दिन कुछ और बोल देते हैं, कुछ नहीं कह सकते। इंडिया का तो भाई वही है, हमारा तो पड़ोसी देश है, तो हम लोग सीधा तो अगेंस्ट में नहीं जा सकते। इंडिया इज अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड डेमोक्रेटिक कंट्री, तो ऑफ कोर्स हम लोग उनसे अग्री नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा पड़ोसी है तो हम लोग खुल के अपोज भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर टेंशन हमारे यहाँ पे आ जाएगी। तो बट फिर इंडिया में जो है अभी 50,000 के लगभग रिफ्यूजीज जो है रहते हैं मिजोरम में और ऑल ओवर द कंट्री, अलग अलग जगह पे कैंप्स बनाए गए हैं। तो ये है पूरे का पूरा मामला, जो थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। यहाँ पे एशियन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, इंडिया का और चाइना का काफी इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इस पूरे मामले को सुधारने में। इवन कई इंटरनेशनल कंट्रीज हैं जैसे नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, वो लोग उन लोगों ने भी यहाँ पे प्रपोजल दिया है शांति के लिए, राइट। तो ये कुछ चीजें हैं और लेट्स होप के लैंड ऑफ द लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, वहां पे थोड़ी शांति बनी रहे और मामला थोड़ा ठीक ठाक चले, ठीक है। तो यही आज के लिए एक एडिशनल आर्टिकल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, आप इसको पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। तो आई होप आपको मजा आया होगा इस पूरे के पूरे एनालिसिस में। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस जरूर दें और एमसीक्यू जो आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर भी नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।